हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट, जहां होती है तैयारी स्मार्ट और फोकस तरीके से। आज के इस पावर पैक्ड वन शॉट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूकेएसएससी 1 दरोगा 2025 के लिए पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिलेबस विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, की फैक्ट्स और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट रिवीजन टूल होगा। चाहे आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हो या लास्ट मोमेंट की रिवीजन कर रहे हो, सो गेट रेडी, नोटबुक ले आइए, फोकस के साथ देखिए और शुरू करते हैं ये सफर वन दरोगा बनने के मिशन के साथ। लेट्स बिगिन विद नॉलेज स्प्राउट। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या समझेंगे पहले कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक, अब अगर किसी को ये भी नहीं पता कि मैटर क्या होता है ना, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। मतलब जिसका मास हो और वॉल्यूम हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है आपके पास कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास आयरन है, ठीक, आपने क्या किया, उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे उस पर रस्ट लग गया। तो अपने आप में क्या है, वो केमिकल रिएक्शन हुई ना वहां पे कुछ। ठीक, तो हम उसको क्या कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बिकम एविडेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इंडिकेटिंग द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अंडरगो स्पेसिफिक केमिकल चेंजेस। Reactivity is a chemical property that describe how readily a substance combine chemically with other substances। ठीक, तो आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझ में आ गया होगा। राइट, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। अब गैसेस में नेक्स्ट हमको समझना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। अब गैसेस हैव पार्टिकल्स दैट मूव फ्रीली एंड आर नॉट बाउंड टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स रहने वाले हैं वो फ्रीली मूव करेंगे, वो आपस में बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, अलाउइंग देम टू एक्सपेंड एंड फिल एनी कंटेनर दे ऑक्यूपाई। अब जिस भी कंटेनर में या जिस भी किसी ऑब्जेक्ट में हम उसको फिल करेंगे, ठीक है, वो उसी में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। राइट, this movement is random and high speed leading to gas particle spreading out until they evenly distribute throughout the available space। तो ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, गैसेस की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गैस है इसकी फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ, तो यहाँ पे हम समझेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये होता क्या है ना, और इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो लॉ है ये हमको क्या बोलता है। ठीक है, दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टेट दैट मास इज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, मतलब नष्ट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, मास इज निदर क्रिएटेड, यानी कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल्स द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 है और इधर कितना है, 1। तो क्या ये लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट मासेस आ रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए,
क्या मैग्नीशियम भी बैलेंस होंगे? नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम कितने हो गए? 2, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे अब प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस, कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो इसको हम समझते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि भाई ये एक टेम्परेरी चेंज है। टेम्परेरी चेंज मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ये फिर से उसी स्टेट में आ सकता है। बट केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होगा, जो एक बार बदल गया वो बदल गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला, फिजिकल चेंजेस इज अ टेम्परेरी चेंज, बट अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। ठीक, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और भी क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल की? बिल्कुल, क्या होता है, फिजिकल चेंज अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो फिजिकल चेंज है ना, ये सिर्फ किसको अफेक्ट करेगा, जैसे शेप है या फिर साइज है। ठीक है, बट केमिकल चेंज क्या करेगा, बोथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि दोनों को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने चाहिए, है ना, ताकि आपको और क्लैरिटी हो। जैसे आपने क्या किया, आपके पास वाटर था, ठीक, उसको आपने क्या किया, फ्रीजर में रख दिया किसी बॉटल में, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, आइस बन गया उसका, तो उसकी स्टेट ही तो चेंज हुई। बट उसको आप अगर दोबारा मेल्ट करोगे आइस को, तो फिर से वाटर बन जाएगा कि नहीं, तो फिजिकल चेंज है। ठीक, अब यहीं पे अगर आपके पास केमिकल चेंज का कोई एग्जांपल हो, जैसे आपने क्या किया, आपके पास है फूड डाइजेशन है, ये एक एग्जांपल हो सकता है। रस्टिंग है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। या फिर दूध से दही बन जाना, क्या दही से हम वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या, कैसा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, सबसे मेन चेंज यहाँ पे क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि भाई फिजिकल चेंजेस में हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, टेम्परेरी चेंज है। बट केमिकल चेंज कैसा है, परमानेंट, इसको हम दोबारा नहीं कन्वर्ट कर सकते जिसमें एक बार ये चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये सॉलिबिलिटी होती क्या है, सॉलिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट में हम क्या डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूट को। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एक एबिलिटी है, क्या, सॉलिबिलिटी। ठीक है, यानी कि कोई भी सॉल्यूट कितना किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पा रहा है। सच एज वाटर, it is a physical property because it involves the dispersion of substance particles within the solvent without altering the chemical bonds। ठीक, तो आपको यहाँ पे मेन क्या ध्यान रखना है, सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन। यहां से आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सॉलिबिलिटी, और ऑप्शन नीचे 4 दिए होंगे, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना कि सॉलिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट। और दोनों को मिला के क्या बन जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, अब आता है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती है। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। अब सॉलिड में क्या रहेगा भाई, टाइटली पैक्ड होगा, गिविंग सॉलिड्स अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड होंगे उनकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होगा। ठीक, अब आपके पास आता है लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है, पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, इसमें भी क्या होंगे, पार्टिकल्स क्लोज होंगे बट कैन मूव पास्ट ईच अदर, अलोइंग लिक्विड्स टू हैविंग अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा बट फिक्स्ड शेप नहीं होगा। जैसे हम पानी को बॉटल में भरते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई 1 लीटर की बोतल है या 2 की, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो फिक्स है बट इसका शेप फिक्स नहीं है। क्यों, अब हमने पानी को बोतल में भरा तो पानी का जो शेप है वो कैसा हो गया, बोतल के जैसा, है ना। अगर हमने उसी को किसी और ऑब्जेक्ट में ऐसा फिलअप कर दिया तो उसी के शेप में वो हो जाएगा।
तो लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, राइट। अब जो गैस है, पार्टिकल्स मूव इंडिपेंडेंटली, मतलब फ्रीली मूव करेंगे, एंड आर वाइडली स्पेस्ड लीडिंग टू नो डेफिनिट शेप और वॉल्यूम। इसकी ना तो शेप डेफिनेट है ना ही वॉल्यूम, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। द लॉ ऑफ अब इसमें सबसे पहले लॉ कौन सा है, डेफिनेट प्रोपोर्शंस, और द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्टेट्स दैट अ गिवन केमिकल कंपाउंड always contains its component element in a fixed ratio. This is why water is always H2O, comprising two hydrogen atoms and one oxygen atom. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, है ना। तो वहां पे जितने भी लॉज थे, ठीक, वो सारे आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, राइट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, अब ये क्या चीज है, chemical changes result in the formation of new substance with different properties from the original matter. Cooking an egg is an example of chemical change as the heat causes the proteins to denture and recombine into a new structure. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो भी, जैसे हम एग को बॉईल किया, ठीक, पहले वो उसका जो शेप था वो तो सेम है बाद में भी और स्टार्टिंग में भी, बट जब आप उसको क्या कहते हैं हीट देने के बाद, यानी कि जब वो पक गया, उसको आप क्या करोगे, छिल सकते हो, और जो अंदर का पूरा जो उसका शेप था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले वो कैसे फॉर्म में था, लिक्विड में, अब वो कैसा हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। फेज चेंजेस एंड पार्टिकल मूवमेंट, अब ये क्या चीज है, व्हेन सब्सटेंस ट्रांजिशन फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस, यानी कि लिक्विड से किस में ट्रांजिशन हो रहा है, गैस में, इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी एंड मूव फर्दर अपार्ट। दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी allows the particle to overcome the attractive force holding them in the liquid state resulting in vaporization, ठीक है। तो फेज चेंज में क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसका रोल रहता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है होल्डिंग का, वो उनके बीच में थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपके पास प्रैक्टिस के लिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनमें से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कौन सी है, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल प्रॉपर्टी, तो ध्यान रखना, तो केमिकल प्रॉपर्टी कौन है यहाँ पे, रिएक्टिविटी, ठीक। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस, तो कौन है यहाँ पे, देखो, डिफाइन, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर। इसका मतलब गैस की कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट क्या बोलता है, मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है, रस्टिंग, बर्निंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग एन एग। तो हमको यहाँ पे अभी हमने समझा था कि फिजिकल चेंज में कौन सा ऑप्शन सेट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। क्योंकि फिजिकल में सिर्फ स्टेट चेंज होती है और वो भी परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने आइस को मेल्ट किया तो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वाटर बन गया, वाटर को मैं फिर से आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अभी अपने हम समझा था, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर पार्टिकल्स अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। तो सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड और गैस, एक फॉर्म प्लाज्मा भी होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही समझा था कि जो सॉलिड है ना, उसमें ही हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेगुलर पैटर्न में होते हैं, क्योंकि लिक्विड में हमने बोला था कि वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट यहाँ पे शेप फिक्स नहीं है, गैस में तो खैर दोनों ही नहीं था फिक्स, है ना। नेक्स्ट है विच लॉ एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज ऑलवेज H2O रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक। Which of the following changes involve the formation of new substance? Freezing water, dissolving sugar in water, cooking an egg. तो option number C is the right answer. ठीक। What happens to the particles of a substance as it changes from liquid to gases? तो they move further apart. Next question. Which state of matter is characterized by having a definite volume but no definite shape? तो इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे यहाँ पे, एटम्स को। ठीक। तो एटम्स की डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे, एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है। एटम्स क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, मैटर का। दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यानी कि जब आप यहाँ पे देखो, ये इसने जो बोला है कि भाई ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक। इसके अंदर कौन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके पूरे के बाहर इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि स्ट्रक्चर क्या है भाई। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू प्रोटॉन्स while electrons which are negatively charged orbit the nucleus. The number of protons defines the element. ठीक। तो ये एक प्रॉपर अपने आप में क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर, यानी कि जिसके अंदर आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर तो कौन रह के, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बाहर कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस इट डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट एंड इज यूनिक टू ईच एलिमेंट। मास नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन प्लस। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ये सब तो आपको ध्यान रखना ही है कि इसमें जो एवोगाड्रो नंबर है वो कितना रहता है। बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि अगर आपको मोल कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए कि मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता होना चाहिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, मोल को। ठीक है। अब यहां से कभी आपको मोल और मोलर मास दे दिया जाएगा और आपसे गिवन मास कैलकुलेट करने को बोलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने बोला NaOH। ठीक। और इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। तो कैसे करोगे, सोडियम का कितना रहता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, क्या, एटॉमिक मास। यानी कि जितने भी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट है ना, सबके एटॉमिक मास को क्या कर देना, ऐड कर देना। जो ऐड करके आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आपके उस कंपाउंड का क्या होगा, मोलर मास। ठीक है। इन सबको ऐड करिए, 6 + 3 9 + 1 10, 0 1 कैरी करेगा, 2 + 1 3 + 1 4, यानी कि NaOH का जो मोलर मास है वो कितना होने वाला है, 40। ठीक। इसी तरीके से आप NaCl H2SO4 खुद से कैलकुलेट करके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए।
और भी आप बहुत सारे कोई सा भी कंपाउंड लीजिए, जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, यूरिया, कोई सा भी कंपाउंड, और उनका मोलर मास निकालिए, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इम्पोर्टेंस। इट अलाउज chemist to convert between the mass of a substance and the number of atoms or molecules it contains। ठीक, तो ये आपके किसके अंदर है, मोल कॉन्सेप्ट में। तो इसमें आपको मोल कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जहां पे आपके मास नंबर डिफरेंट हो, है ना, और एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, उसमें रहते हैं ना आपके 1H1, 1H1, ठीक, 1H2 और 1H3, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइसोटॉप्स में क्या रहेगा, सेम एलिमेंट होगा विद द सेम एटॉमिक नंबर। तो जो ये 1 1 लिखा ना मैंने, ये क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो जो 1 2 3 ये क्या है, मास नंबर्स, ठीक। दिस अकर्स ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन्स, ठीक है। आइसोबार्स में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहां पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा, ठीक है। तो इस उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्रुप है किसका, दो या दो से अधिक एटम्स का, हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। और वो आपस में कैसे बंधे होंगे, केमिकल बॉन्ड की वजह से। दे कैन कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसमें क्या रहेगा, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, एग्जांपल के लिए O2 N2, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगला है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या मतलब हुआ, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 एटम्स, जहां पे 2 से ज्यादा एटम्स का आपस में कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे H2O, CO2, ठीक, इस टाइप के जो भी कंपाउंड आपके पास रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स इन मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड। जो जो भी एटम्स है वो आपस में कैसे बंधे होते हैं, या तो कोवलेंट बॉन्ड के हेल्प से या फिर आयोनिक बॉन्ड की हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक, इधर कुछ ऐसे लगा हुआ, तो जो ये ऐसे डंडे से लगे हुए ना, ये क्या है, ये आपके कोवलेंट बॉन्ड है, और है कैसे, सिंगल, ठीक, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लॉज एंड थ्योरीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक। मास नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी हमने पढ़ लिया है। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास, ठीक है। नाम ही क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो इसमें ध्यान रखना रेशियो कैसा होगा, फिक्स्ड। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके ड्रॉबैक्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जरा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे, ठीक। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डिफाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल? वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द सम ऑफ प्रोपोर्शन, ओ सॉरी, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मास नंबर बोलते हैं हम उसको। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, सिंपल सी बात है। ठीक है। विच लॉ स्टेट्स द मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय? ये दो बार आ गया क्वेश्चन, तो इसको क्या, ये कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल? पॉली एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? जहां पे मोर देन टू एटम्स, यानी कि किसमें है? CH4, यानी कि मीथेन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स आर, कौन सा ऑप्शन? बी। इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम्स? इसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। जहां पे शेयरिंग हो रही होगी किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये तो बहुत सिंपल है, CO2। ठीक। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ठीक। जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, बट पहले हम सारी डेफिनेशंस देख लेंगे जो भी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले है एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एलिमेंट एंड डिटरमाइन इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक नंबर, सिंपल सी बात है, जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक, उस पीरियोडिक टेबल में हर एक एटम का अपना अपना क्या है? नंबर है भाई। कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? तो यहाँ पे हमको क्या बताएगा? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक। इट यूनिकली आइडेंटिफाइज, और उसको मतलब हर एटम की अपनी क्या है? यूनिकनेस होगी, सिंपल सी बात ही है। ठीक। इट्स पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब अगला आता है कि पीरियड्स क्या है और ग्रुप्स क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जो पीरियोडिक टेबल है इसमें पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, पीरियड्स आर दी हॉरिजॉन्टल रो। देखो, आपके पास कुछ इस तरीके से रहती है बनी हुई टेबल। ठीक। तो इसमें आप यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कितना रहता है? 18 तक ये जाता है। ठीक। अब देखो, पीरियड्स आर दी हॉरिजॉन्टल रो, यानी कि जो ये ऐसे में जा रहे हैं ना रो, हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स। ठीक। देयर आर 7 पीरियड्स। कितने हैं? 7। ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने पीरियड्स है, तो ध्यान रखना 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड ईच पीरियड correspond to the highest energy level that electrons occupy in atom of the element। ठीक है। अब बात आती है ग्रुप्स की, कि ग्रुप्स कौन से है भाई? तो ग्रुप्स आर दी वर्टिकल कॉलम्स, जो ये ऐसे में बने होंगे, वर्टिकल्स। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। Elements in the same group have similar chemical properties and the same number of valence electron. There are 18 groups। अब ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में कि ग्रुप कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको ध्यान रखना है 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं पीरियड्स? हॉरिजॉन्टल, और ग्रुप वर्टिकल। ठीक। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ लिखा K, L, M और N। ठीक।
और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। इसको यहाँ पे भरिए 2, 8 और 1। तो देखो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1। अब इसको जो इसका जो ऑक्टेट है इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 7। तो या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक, वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, इसलिए इसको क्या करना होता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयरिंग कर लेता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जैसे NaCl बन गया, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब अब Cl कितना होता है 17। जब आप उसको यहाँ पे देखो 17 को बनाओ 2, 8 एंड 7, तो देखो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको चाहिए होता है भाई 1। तो ये क्या करता है इससे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव, जो डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, ठीक। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसका एटॉमिक नंबर बताओ Na पॉजिटिव, तो इसका 10 है, 11 मत लगा देना क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, ठीक है। Cl नेगेटिव का 17 नहीं 18 हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, एल्कली मेटल्स। अब ये एल्कली मेटल्स क्या होते हैं भाई, इनको समझते हैं। एल्कली मेटल्स रेफर टू द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1। ध्यान रखना एल्कली मेटल किस में आते हैं ग्रुप 1 में, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक। एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, या ठीक, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ध्यान रखना एल्कली मेटल्स कैसे होते हैं हाईली रिएक्टिव, ठीक, स्पेशली विद वाटर एंड इंक्लूड लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम अमंग अदर्स। तो ये जो आपने देखा भी होगा कि सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये कौन कौन से होते हैं, ये किस में आते हैं ग्रुप 2 में, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। These are the elements in group 2 of the periodic table. Alkaline earth metals are less reactive. अब ध्यान रखना कि जो alkaline earth metals है वो less reactive होते हैं than alkali metal। किसके कंपैरिजन में, alkali metals के, and include beryllium, magnesium and calcium, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स इसका भी आपको ग्रुप ध्यान रखना कि कौन से ग्रुप में आते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और कौन से ग्रुप में आते हैं ये 13 टू, ओ सॉरी 3 टू 12, 3 टू 12 में ये आते हैं, कौन से ट्रांजिशन मेटल। तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कलर्ड कंपाउंड्स। तो ध्यान रखना कलर्ड कंपाउंड भी कहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो कैसे होंगे कलर्ड कंपाउंड भी होते हैं। और कौन सा होगा ये ग्रुप डी में, ठीक। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, यहाँ पे क्या है, these are two series of element that are placed below the main body of the periodic table। जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे ना तो ऐसे अलग से दो नीचे बने होंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे एक आपकी रहेगी लेंथेनाइड्स, एक होगी एक्टिनाइड सीरीज, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस ऐसी गैसेस जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है, यानी कि जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके पास होंगे ही नहीं, तभी तो रिएक्शन नहीं करेंगे ना। अगर किसी के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो रिएक्शन करेगा, जिसके पास नहीं है वो कैसे करेगा, ठीक है। तो नोबल गैसेस आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 18। अब इसका भी ग्रुप ध्यान रखना कौन से ग्रुप में, ये 18 में, ठीक, ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नॉन फॉर देयर लैक ऑफ रिएक्टिविटी ड्यू टू हैविंग फुल वैलेंस शेल। फुल वैलेंस शेल है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इनके पास। तो इंक्लूड हीलियम, नियोन एंड आर्गन। अब यहाँ पे जैसे इनका ये एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो हमको पता है KLMN 288, अब स्टार्टिंग में ही 2 है,
मतलब कंप्लीट है ना। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कैसे करेगा, तो ना ये डोनेट कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नोबल गैसेस के एग्जाम्पल है। ठीक, नियोन है, इसको भी आप देखोगे कि 10 नंबर पे आता है, 2 8 बात खत्म। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो रिएक्शन कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना जिसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो रिएक्शन नहीं करेगा, और जब रिएक्शन नहीं करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। नेक्स्ट है हेलोजेंस। हेलोजेंस आपके आते हैं ग्रुप 17 में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब कहाँ आते हैं, ग्रुप 17 में आते हैं। ठीक, दे आर हाईली रिएक्टिव, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, नॉन मेटल्स एंड इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब 17 वाले ग्रुप में आते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसा हम जो तो 10th तक करते थे वो तो हम किस बेसिस पे करते थे, के एल एम एन ऑर्बिटल्स। ठीक, और यहाँ पे हम कैसे करते हैं, 1s2 1s 2s 2p 3x है ना, तो इस तरीके से हम करते थे किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ हुर्न्स रूल, प्रिंसिपल ऑफ जो हुर्न्स रूल था उसके अकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ एक और बंदा कौन था, पाउली। ठीक है, इनकी हेल्प से ही हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते थे। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हमारे पास होता था ना SPDF, अब इसके हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे बट थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि जो S है ना, इसके अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते थे, 2। ठीक, लिखते थे ना 1s1 1s2, 2 से ज्यादा S में नहीं। P में मैक्सिमम 6। ठीक, डी में मैक्सिमम 10। ठीक, एफ में मैक्सिमम 14। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। ठीक है, एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 11 है, तो मैं क्या बोलूंगा, 1s2 2s2 2p6। तो देखो कितने हो गए, 6 4 10, एक ही बचा, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ध्यान रखना सोडियम किस में आएगा, एस ब्लॉक में, और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1। जब हम इसको के एल एम एन के बेसिस पे भी कर रहे थे तब भी हमारे पास 1 ही आ रहा था, तो दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और किसके रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, पाउली और हुर्न्स रूल। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई करने हैं। क्वेश्चंस देखो, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर। दूसरा, ये कुल मिला के कितने क्वेश्चन है आपके पास, 10। ये आप मुझे खुद से करके दिखा दोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपने किए कि नहीं किए, और अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए होगी तो वो भी कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें भी सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। यानी कि आपके पास दो सब्सटेंस है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक, नेक्स्ट है इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्मेल। ठीक, अ न्यू ऑर्डर में डेवलप, जैसे चेंज इन कलर है, अ न्यू कलर अपीयर्स इन द रिएक्शन मिक्सचर।
चेंज इन टेम्परेचर द रिएक्शन में रिलीज और एब्जॉर्ब हीट, मतलब चेंज, जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो हो सकता है वहां पे रिएक्शन में क्या कहते हैं, मे बी रिलीज हो जाए या फिर एब्जॉर्ब कर लो किसको, हीट को। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ गैस के टाइम पे क्या होगा, बबल्स और इफेक्टिवनेस कैन बी ऑब्जर्व। नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है, कि जो हमने अभी बोला था ना कि दो सब्सटेंस रिएक्शन करेंगे और एक थर्ड बंदे को बना देंगे, तो अपने आप में क्या है कि जो केमिकल इक्वेशन है ना उसको, उनका जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक, है ना, वो क्या बताएगा आपका केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने बोला व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद वाटर, तो ये तो मैंने थ्योरेटिकली बोला, बट उसका कुछ केमिकल सिंबल भी तो होगा ना। तो जो उसका सिंबल है, जैसे वाटर का, सॉरी, हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे H2, ऑक्सीजन का O2, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। ठीक, तो यानी कि अब हमने क्या किया, केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर दिया, कि जो हम बोल रहे थे उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। ठीक, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, राइट द फॉर्मूला, उसके बाद उस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। अब बैलेंस क्यों करेंगे, क्योंकि हमने समझा था, जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, वो हमको क्या बोलता है कि भाई मास क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, आपको आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद राइट द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे पास है Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट गिव्स आउट। अब देखो ये क्या करता है, इससे कम, इसके कंपेयर, कॉपर के कंपैरिजन में आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर बेचारा भाग गया। ठीक है, ये अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करो, देखो Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे 1 है, 1 है, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। कोई और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला वही जो हम पहले भी लिख चुके हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि MgO हम लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट ऑक्सीजन यहाँ 1 है, इधर 2 है, तो हमको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, मतलब आपको देखना है कि रिएक्टेंट साइड में जो आपने एलिमेंट लिखा, जैसे मैग्नीशियम है, वो इधर कितना है और इधर कितना है। अगर दोनों जगह सेम है तो आप बोलोगे बैलेंस है, अगर डिफरेंट है तो बोलेंगे अनबैलेंस्ड है, सिंपल सी बात। ठीक, नेक्स्ट, तो ये भी आपको समझ में आ गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन विद करेक्ट फॉर्मूला, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स, यूज कोफिशिएंट टू बैलेंस द एटम्स स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, एंश्योर ऑल कोफिशिएंट आर द सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये बात हमको समझ में आ गई है कि बैलेंस कैसे करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन, जैसा कि आप नाम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा टू और मोर सब्सटेंस का। ठीक है, और कंबाइंड करके क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, नाम ही पता चल रहा है, यानी कि कोई सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके टू और मोर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, पहले इसका एग्जांपल देख लो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक, जैसे मैंने अभी लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वो भी इसका एग्जांपल होगा कि नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये दो सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट थे और इन्होंने मिलके एक ही बना दिया,
तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ने मिलके एक ही बना दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स ने रिएक्शन करके एक ही मतलब कंपाउंड बना दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन में आपके पास क्या होगा? जैसे आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, इसको आपने हीट दी और ये ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी आपको दिखे एग्जाम्पल कहीं पे, तो आप बोल देना कि ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल कंपाउंड था वो ब्रेक डाउन हो गया किसमें? दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड्स में, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको मैं ब्रेकअप रिएक्शन भी बोलता हूँ। जैसे हमने अभी लिखा था आयरन प्लस CuSO4, तो यहाँ पे क्या था? देखो ये अच्छे खासी इनकी जिंदगी चल रही थी, ये बंदा आके देखो पैसों का खौफ दिखाएगा इसको, और क्या करेगा? ये जाएगा भाड़ में, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा FeSO4, और जो ये कॉपर है ये बेचारा अकेला, ठीक। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब यहाँ पे क्या होगा? द आयंस ऑफ टू कंपाउंड एक्सचेंज प्लेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक। जैसे आपके पास है Na2SO4 प्लस AlCl3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो कंपाउंड आ गए। अब यहाँ पे आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे? ये सोडियम है, ये बोलेगा भाई मैं तो जा रहा क्लोरीन के साथ, ठीक। और ये एल्यूमिनियम बोलेगा ठीक है भाई मैं जा रहा सल्फेट के साथ। तो क्या बनेगा आपके पास? एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि Al2SO4 और इसका होल थ्राइस प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए ना। तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले तो समझ जाना ये किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में जहां पे आपको देखने को मिले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो किसका एग्जाम्पल होगा? रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया, शायद बहुत सारे लोगों को ये पता ना हो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये भी मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? एड ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, ठीक। और रिडक्शन का मतलब क्या होगा? जहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही होगी, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, इसका देख लो यहाँ पे जिंक है CuSO4, है ना, होल्ड वाइज। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहां पे आपको ऑक्सीजन रिमूव होते हुए दिखेगा तो समझ जाना उसका क्या हो गया? वहां पे रिडक्शन हो गया। जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो समझ जाना वो क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन। तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन मतलब जहां पे ऑक्सीजन जिसके साथ गया, ऑक्सीडेशन जहां से हट गया, रिड्यूस हो गया भाई, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अगला है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या है? रिलीज द हीट, मतलब हीट को रिलीज करेगा, तो समझ जाना एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। जहां पे हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही होगी तो समझ जाना ये क्या है? एंडोथर्मिक। यहाँ पे एग्जांपल भी ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक का कौन सा है? कंबशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो समझ जाना वो किसका एग्जांपल है? एंडोथर्मिक का, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर के बढ़ने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा आपका। प्रेशर मेनली अफेक्ट रिएक्शन इन्वॉल्व गैसेस, ठीक। कैटलिस्ट क्या करता है? स्पीड बढ़ा देता है किसकी? रिएक्शन की, ठीक। जैसे हमने कोई दो कंपाउंड की रिएक्शन करी, उसमें हमने कोई कैटलिस्ट ऐड करी है, तो वो कैटलिस्ट क्या करेगा? उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज
कर देगा और रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। अगर कोई 5 मिनट में होने वाले होगे तो हो सकता हो 1 या 2 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये किसका काम होता है? कैटलिस्ट का। नेक्स्ट है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, सबसे पहले हम एक एक को जानेंगे कि एसिड्स क्या है। एसिड्स आपके वो सब्सटेंस है जो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे, H पॉजिटिव आयंस। ठीक, दूसरा है इनका जो टेस्ट होगा कैसा होगा, सॉर यानी कि खट्टा, जैसे लेमन जूस, विनेगर। ठीक है, कोरोसिव इन नेचर, चेंज लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, यानी कि ये क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई कंपाउंड आपको नहीं पता वो एसिड बेस क्या है, उसको क्या करा, लिटमस पेपर पे आपने ड्रॉपलेट डाली उसकी, आपको पता चल जाएगा कि अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो समझ जाना किसका एग्जाम्पल है, एसिड का। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉमन एग्जांपल क्या क्या है इसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH फाउंड इन विनेगर। विनेगर क्या होता है, जो हम चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं, या फिर जो पिकल बनाते हैं ना उसमें उसको प्रिजर्व करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एसिटिक एसिड का। सिट्रिक एसिड फाउंड इन सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज और लेमन्स, ये इसमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक, uses acids are used in the manufacture of fertilizers, ठीक, explosive dyes and the food industry as a preservative। तो इसका यूज क्या क्या होता है वो भी आपको बता दिया। अगला है बेसिस। बेसिस क्या होता है, जिसमें आपके क्या होंगे, OH नेगेटिव रिलीज हो रहे होंगे, आर सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव एंड डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बिटर टेस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के अंदर देखिए आप, बिटर टेस्ट, ठीक, यानी कि जो टेस्ट होगा बेसिस का वो आपको कैसा देखने को मिलेगा, कड़वा। स्लिपरी टू टच, चेंज लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया ना किसका, एसिड्स का। एसिड क्या कर रहा था, ब्लू टू रेड, और यहाँ पे क्या हो गया, रेड टू ब्लू। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट होगी वो कैसे में होगी, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, कॉमन एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, सोप मेकिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। नेक्स्ट आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन हाउस होल्ड क्लीनर्स। और क्या क्या यूजेस हैं इनके, बेसिस आर यूज्ड इन सोप प्रोडक्शन, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एंटासिड टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है ना, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। कैसे, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक, यानी कि एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक, और जब भी हमारे कभी जैसे बोलते हैं ना हमको एसिडिटी हो रही है, ठीक, तो उस समय हम क्या करेंगे, कोई बेस लेंगे ना ताकि वो उसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो एंटी एसिड का काम कौन करेगा यहाँ पे, आपका बेस करेगा। ठीक है, सॉल्ट, salts are ionic compounds formed from the neutralization reaction between an acid and a base. Properties of salts, generally solid at room temperature. Many are soluble in water or salty taste. फॉर्मेशन एंड एग्जांपल्स, सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन टेबल सॉल्ट, यही हम जो घरों में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 used in plaster formed from sulfuric acid and calcium hydroxide. Salts are used in food seasoning, preserving and various industrial process। तो सबसे जो मेन रोल है इसका वो किसमें है, जो हम खाने में यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका एडिशनल कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर, अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये ऐसा पूरा नहीं है, ठीक है, Cl2 है यहाँ पे, ऐसा रहता है ये, CaOCl2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। और इसको हम बोलते क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आपने क्या बोलना है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, तो CaOCl2। ठीक है, यूज इन
डिसइंफेक्टिंग वाटर, ब्लीचिंग फैब्रिक एंड हाउस होल्ड क्लीनर। तो ये हम इसको क्लीनर के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम वाटर को भी क्लीन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, NaHCO3, ठीक है, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। यूज कहाँ पे होगा इसका, क्लीनिंग एंड एंटासिड में इसका यूज होता है, किसका, बेकिंग सोडे का। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। यूज्ड इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट, नाम ही वॉशिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, कपड़े धोने के काम आएगा आपके, ठीक। और वाटर सॉफ्टनर, यानी कि हार्ड वाटर को क्या कर देगा, सॉफ्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या करेगा, जैसे हड्डियां टूट गई ना किसी की, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है। बहुत सारे जो हम खिलौने बनाते हैं या फिर डेकोरेशन के काम भी आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, CaSO4 हाफ H2O, 0.5 का मतलब क्या हुआ, हाफ। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये हमने तो हाफ बोला और यहाँ लिखा 0.5 है, तो ये होता है हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। अगला आपका जिप्सम, जिप्सम क्या केमिकल फॉर्मूला, CaSO4.2H2O, तो ये भी ध्यान रखना। इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2। यूज्ड इन प्लास्टर एंड ड्राई वॉल एंड एज सॉइल कंडीशनर, ध्यान रखना। और जिप्सम से ही जब हम इसको ब्रेक करते हैं अपने को क्या मिल जाता है, पीओपी। अब नेक्स्ट है आपके पास पीएच स्केल, पीएच स्केल में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, देखो ये आपका 7, यहाँ पे 0, इधर 14, तो 0 से लेकर 7 के बीच जितने भी आपके यहाँ पे देखो 0 से 7, ये क्या है आपका एसिड। जो एग्जैक्ट 7 पे आ जाए, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, उसको बोलेंगे हम न्यूट्रल, ठीक। और जो 7 और 14 के बीच में आएगा वो क्या होंगे, बेसिस, ठीक। तो पीएच देखो यहाँ पे लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन, 7 होगा तो न्यूट्रल, और इससे छोटा तो बेसिक सॉल्यूशन, ठीक। इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच इज इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट फील्ड सच एज एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड एनवायरमेंटल साइंस फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर कंडीशंस, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी तक मैंने बोला था व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस, ठीक। तो वहां पे क्या होगा, एसिड और बेस जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये किसके काम आती है, एंटासिड टेबलेट्स न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड। अब जैसे कभी कभी हम इनो भी तो पी लेते हैं, ठीक है, तो इनो भी अपने आप में क्या है, बेस है। जब हमारे एसिडिटी हो रही होगी, यानी कि एसिड के साथ बेस ने रिएक्ट कर लिया, तो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा चीजों को। तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये किसका एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, cooking and food preservation, acid like vinegar and citric acid are used in baking and flavoring, ठीक है। क्लीनिंग के पर्पज से हम किसको यूज करते हैं, बेस सच है अमोनिया एंड बेकिंग सोडा आर कॉमन हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स। एग्रीकल्चर लाइम, अब एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का, इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स। अगर आपके जो सॉइल है उसका नेचर एसिडिक है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को मिला देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर इजीली हम कोई भी फसल को वहां पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ चीजें आपको और भी ध्यान रखनी है, जैसे कभी आपसे पूछ लिया कि एंड स्टिंग, मतलब चींटी के काटने से आपको कौन सा एसिड जो मिलेगा, मतलब जिसकी वजह से हमको इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आपको यहाँ पे समझना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर, तो एक एक करके हम सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम समझेंगे कि लस्टर, मेटल्स हैव अ शाइनी, अब मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होंगे, ठीक है। अपीयरेंस व्हेन पॉलिश्ड, नॉन एज मेटेलिक लस्टर। मेलेबिलिटी, मेटल्स कैन बी हैमर्ड,
जो मेटल्स होंगे उसको हम हथौड़े से पीट सकते हैं, बट नॉन मेटल्स को हम हथौड़े से नहीं पीट सकते। जैसे आपके पास शीशा है, कांच है ना, लेड को अगर आपने हथौड़े से पीटने की कोशिश करी तो चकनाचूर हो जाएगा, फैलेगा नहीं, ठीक है। डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जो मेटल्स है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में, विच मेक्स देम डक्टाइल, ठीक है। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं। डेंसिटी, मेटल्स टिपिकली हैव हाई डेंसिटी एंड आर हैवी, हैवी होंगे इनकी और डेंसिटी भी ज्यादा होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये बात ध्यान रखना, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। विच आर जनरली बेसिक इन नेचर, ठीक। दीज रिएक्शंस ऑफन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव सीरीज बेस्ड ऑन द मेटल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेसिस पे जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिविटी विद एसिड्स, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। बट आप इस बात को स्पेशली ध्यान रखना कि अगर आप मेटल की रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ तो कौन सी गैस वहां पे मिलेगी, हाइड्रोजन, पूछा जाता है। व्हाट हैपन व्हेन एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी, ठीक। रिएक्टिविटी विद अदर मेटल्स, मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था, फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयोनिक कंपाउंड्स, मेटल ऑफन फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड्स बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स रिजल्टिंग इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी मेटल गुड कंडक्टर होती है, ठीक है, यानी कि जितने भी मेटल है उनमें से सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सी है, तो ये आपने मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ऐसी कौन सी मेटल होती है जिसको हम नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एनसीईआरटी से बेस्ड है सारे क्वेश्चन, तो आपको ये आने चाहिए, क्योंकि आपसे मतलब एक होता है ना कि जो जनरल साइंस का नॉलेज है वो आपसे चेक किया जाएगा कि जो छोटी छोटी चीजें, क्योंकि जो मेटल और नॉन मेटल है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन भी बहुत है। जैसे कि हमारे पास मरकरी है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि अभी हमने देखा था कि जो जितने भी मेटल्स है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट मरकरी तो नहीं होता है ना। तो कुछ कुछ यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन भी है। अभी अभी मैंने बोला कि भाई मेटल सॉलिड होते हैं, और अभी मैं खुद कह रहा हूँ कि उसको नाइफ से काट सकते हैं। तो सोडियम, अभी मैंने बता ही दिया आंसर, ऐसी कौन सी मेटल होती है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम को हम नाइफ से भी काट सकते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सेप्शन को भी आपको ध्यान रखना है। कहीं आप सोच रहे कि है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होता है। कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस, नॉन मेटल डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस, दे आर यूजुअली डल, ये शाइन नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ दी जो मेटल्स है। अब यहाँ पे भी आपके पास एक आधा एक्सेप्शन आने वाला है, ठीक है, कि जो क्या कहते हैं शाइन करेगा, बट वो होगा किसका, नॉन मेटल का एग्जांपल है, ठीक है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी रोल्ड इनटू वायर्स। ब्रिटल मतलब क्या होते हैं, जो ब्रेक होने से पहले इंडिकेट ही नहीं आपको करेंगे कि वो टूटने वाले हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल इन नेचर। और इसको हम वायर में और शीट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते नॉन मेटल को। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, क्यों, यहाँ पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, किसमें, नॉन मेटल्स में। अब एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है ना वो अच्छा कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, तो ये अपने आप में क्या है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट है क्या, नॉन मेटल,
बट उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। डेंसिटी, नॉन मेटल्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी किसके कंपैरिजन में, मेटल के। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स यूजली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होंगे किसके कंपैरिजन में, मेटल्स के, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक, विच आर जनरली एसिडिक। Reactivity with water, non-metal do not react with water as vigorously as metals. Take reactivity with acid and bases, non-metals typically do not react with acid and base, तो ध्यान रखना non-metals एसिड और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड कोरोजन। मेटलर्जिकल में आपको क्या ध्यान रखना है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस इंक्लूडिंग concentration, reduction and refining. So these process are crucial for obtaining pure metal for industrial use. यानी कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, जो माइनिंग करते हैं वहां से डायरेक्टली जो चीज हमें मिली उसको हम यूज थोड़ी ना करेंगे एकदम से, हम क्या करेंगे उसको अच्छे से प्यूरिफाई करेंगे, रिफाइनिंग होगी, उसका रिडक्शन होगा, है ना, तब जाके हमारे पास जो फैक्ट्री में आके उसको हम अपने यूज के लिए बना सकते हैं, ठीक है। कोरोजन में हमने पहले भी देखा था कि भाई क्या होगा कि कोई भी अगर हम चीज ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं या फिर घर के अंदर भी ऐसी चीजें हो सकती है जिसके अंदर क्या हो जाए, रस्ट लग जाए, ठीक, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे क्या हो गया, कोरोजन, ठीक। और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग, मतलब उसके ऊपर कोई कोटिंग कर दो, जैसे हम आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो वो सेफ रहता है ना। पेंट कर दो तो उससे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बचा सकते हैं, जो भी जिसके ऊपर रस्ट लगने की पॉसिबिलिटी होगी तो हमको पता चल गया कि भाई ये इस पे रस्टिंग की पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या कर देंगे उस पे ऐसी चीजों को लगा देंगे जो उससे उसको प्रिजर्व कर सके, जैसे कि पेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया, ठीक। और भी अगर कोई आपके पास दूसरा जरिया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या है, इनके यूज मतलब बताने आपको, तो कंस्ट्रक्शन, यूज इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ एंड डक्टिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है कि मेटल्स हम यूज कर सकते हैं किसमें, स्ट्रक्चर में, जैसे हमारे पास सरिया है ना, तो रीइंफोर्समेंट इसको हम यूज ही क्यों करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ भी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर एक्सटेंसिव यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम जितने भी वायर होते हैं मैक्सिमम इन्हीं के बने होते हैं। ज्वेलरी, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू देयर लस्टर एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। अब ध्यान रखना गोल्ड पे कभी भी मतलब इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वहां पे इजीली रिएक्शन हो जाए, ठीक है, कोरोजन का, कोरोजन लगने का वहां पे कोई पॉसिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर इतना महंगा भी होता है। Non-metals, industrial use. Non-metals like sulfur are used the manufacture of sulfuric acid. ठीक है, life process, oxygen is crucial for respiration and nitrogen is essential for plant growth. ठीक है, insulation, non metals like rubber are used as a insulator in electrical appliances. अभी जैसे मान के चलो कोई भी वायर हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या करते थे, टेप लगा देते हैं, है ना, या फिर जैसे कभी फैन ही हम लगा रहे हैं तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, ऐसे प्लास्टिक से या फिर टेप से उसको लगा, क्योंकि हमको पता है ना कि जो प्लास्टिक है, ठीक है, या रबड़ है, वो क्या है, इंसुलेटर का काम करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए ही नहीं, जब पास होंगे नहीं तो हमको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज है, भले ही वो नॉन मेटल है बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे काम का नहीं है, काम का है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में देखेंगे हम सबसे पहले कैटेनेशन, ठीक है, कि कैटेनेशन होता क्या है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद अदर कार्बन एटम्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। मतलब जैसे ही होता है ना कार्बन, देखो इस तरीके की चेन जो बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे Cl, तो ये क्या है, ये कैटेनेशन है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन विद अदर कार्बन एटम्स,
ठीक, property known as catenation. This leads to formation of variety of compound ranging from simple hydrocarbon to complex biomolecules. सिंपल से कॉम्प्लेक्स हम इसको बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, कैटेनेशन मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता जा रहा है और एक लंबी चौड़ी चेन बना दी। ठीक, तो ऐसे इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। सिंपल सी बात है। ठीक, अगला आपका टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हुआ, चार वैलेंसी। जैसा कि कार्बन खुद में, कार्बन कितना होता है एटॉमिक नंबर 6, तो हम इसको लिखते कैसे, 2,4, यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो यानी कि या तो ये किसी को 4 देगा या 4 लेगा, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये वर्सटाइल होता है नेचर में, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए जितने भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन कंटेनिंग। क्योंकि कार्बन का जो नेचर है वो कैसा है, वर्सेटाइल है। क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, समझ रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, तो ये इसके पास पॉजिटिव पॉइंट है। तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच अलाउड इट टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन टेट्रावैलेंसी and is significant because it enables carbon to bond with wide range of element including hydrogen, oxygen, nitrogen and more। ठीक, जैसे आपको मीथेन ही लिखना है, मैंने बोला कि भाई इसको जरा ऐसे लिख के दिखाओ कि इसमें आपको कोवलेंट बॉन्ड प्रॉपरली दिखाई दे। तो देखो कैसे शेयरिंग कर रहा है, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक लिया, एक दिया, एक लिया, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ये। ठीक है, एलोट्रॉप्स फॉर्म इंक्लूडिंग सबसे पहले डायमंड, उसके बाद ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। तो ये इसके क्या है, एलोट्रॉप्स। ये पूछे भी जाते हैं कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं, तो ध्यान रखना डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। तो अ हार्ड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर वेयर ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि डायमंड का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ग्रेफाइट इसमें क्या है, कंपोज्ड ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न्स। तो ये भी ध्यान रखना, ग्रेफाइट का पैटर्न कैसा है, हेक्सागोनल। ठीक है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी मेकिंग इट एन एक्सलेंट lubricant। फ्लोरेंस molecules compound entirely of carbon taking the form of hollow spheres, ellipsoid और ट्यूब्स। तो इनकी जो ये शेप है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जब भी आप यहाँ पे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, एल्केन, एल्केन्स और एल्काइन। मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब भी आपके पास सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड देखने को मिलेंगे आपको, तो आप बोलना कि ये किसके एग्जांपल है, एल्केन के। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन, ऐसे लिखना सी एन और H2N+2। ठीक है, तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, ये आपका एल्केन्स का। एल्केन्स में जैसे मैंने लिखा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो यानी कि जिसमें भी आपके पास एन साउंड आएगा ना, एन, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, अगर मैंने बोला एल्कीन, है ना, तो एल्कीन में क्या आएगा आपके पास, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, एल्केन्स के। और एल्केन्स और एल्काइंस ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि जहां पे आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए किसी भी कंपाउंड में, तो समझ जाना वो किसके एग्जाम्पल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको ये बता देता हूँ कि ये जो साउंड हम बोल रहे हैं ना, एल्कीन, एल्काइन, है ना, पढ़ेंगे कैसे, किसके साथ क्या लगाना है। तो आपको ये ध्यान रखना, हमारे पास होता है मेथ, ठीक, एथ,
मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डक डेक सॉरी। ठीक है, तो देखो जब भी मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे आपको एल्केन से रिलेटेड बनाने हैं, जो भी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पे कंपाउंड है, मतलब जैसे सिंगल बॉन्ड वाला होगा, ठीक, तो पीछे सिर्फ क्या लगा देना, एन लगा देना, तो क्या बन जाएगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3, 3 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे लगे हुए, 1 2 3, एक बॉन्ड ये 4, इसके 2, 1 2 और 3, ठीक। अब देखो आपने क्या करना है, कार्बन को पहले काउंट करना है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं भाई प्रोप। अगर आपके पास कार्बन कितने हैं, एक, तो मेथ, अगर कार्बन कितने हैं, 2, तो एथ, ठीक, कार्बन 3 है तो प्रोप, अगर कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट, अगर कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंट, कार्बन कितने हैं, 6, तो क्या बोलोगे, हेक्स, अगर कार्बन कितने हैं, 7, तो हेप्ट, अगर कार्बन आपके पास 8 है तो ऑक्ट, कार्बन आपके पास 9 है तो नॉन, और अगर कार्बन आपके पास 10 है तो डेक। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, प्रोप, और इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या लग जाएगा, प्रोपेन। अगर यहाँ पे कार्बन 4 होते, ठीक, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो कार्बन देखो 1 2 3 4, कार्बन तो कितने हैं, 4, बोलेंगे अब स्टार्टिंग तो ब्यूट से होगी, बट जो लास्ट में हम ऐड करे थे ना एन, अब वो एन नहीं, अब यहाँ पे क्या ऐड होगा, ईन्स, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटीन्स, प्रोपीन्स, ठीक है, पेंटीन। तो इनकी आपको ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ कि डबल बॉन्ड लगा हुआ। अब ऐसे अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखो कार्बन कितने, 1 2, तो भाई ई एथ तो है, इतनी बात तो क्लियर होगी, ठीक। बट पढ़ेंगे क्या हम इसको, अब हमको पता है कि जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लास्ट में आपने क्या ऐड करना है, आइंस, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इथाइन, स्टार्टिंग तो वही रहेगी एथ, एथ जो था, बट लास्ट में क्या लग जाएगा, आइन, तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, इथाइन। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 कार्बन है और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप क्या बोलोगे, वहां पे आप क्या बोलोगे, प्रोपाइन। अगर 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है, इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप, इनके जनरल फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स आपके पास कौन कौन से जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर, ठीक। तो आपने ध्यान रखना कि एल्कोहल के लिए लास्ट में क्या जोड़ते हैं हम, ओ एच, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, ऑल, जैसे C2H5OH, C2H5OH, ठीक। तो देखो कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ, ठीक, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, ओ एच, और इसका साउंड क्या है, ऑल, और इसको हम किस में जोड़ते हैं, सफिक्स में कि प्रीफिक्स में, इसको हम जोड़ेंगे सफिक्स में, ठीक है। तो जब सफिक्स में जोड़ेंगे तो देखो एथ और लास्ट में ऑल लगा दो तो क्या बनेगा, इथेनॉल। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होता, 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, यानी कि इसको लास्ट में ऑल साउंड करके, यानी कि जहाँ पे आपको ओ एच लगा हुआ मिले किसी कंपाउंड में, तो आपने पहले देखने कार्बन कितने हैं, तो हमने देखे 2, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इथेनॉल।
अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। 4 होते तो ब्यूटेनॉल। ठीक। मिथेनॉल अगर एक ही कार्बन होता तो। ठीक है। एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल। अगर आपको लास्ट में CHO दिख जाए किसी कंपाउंड में, तो आप वहां पे क्या पढ़ोगे उसको, अल करके। कैसे, जैसे मैं बोलूंगा मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ठीक है। तो यानी कि जैसे 1, 2 और 3 ऐसे लिख दिया मैंने। ये आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। CHO नहीं लिखेगा वो डायरेक्ट, आपको कैसे लिख के देगा वो, C डबल बॉन्ड O। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो कीटोन है। कीटोन नहीं है वो। कीटोन तब होगा अगर इसके साथ एक कार्बन और यहाँ पे ऐड हो रखा। यहाँ पे देखो C C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि लास्ट में पूरा कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोल सकता है कि भाई जो कंपाउंड इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड के लिए क्या होगा, लास्ट में CHO। ठीक। नाम कैसे पढ़ोगे, देखो इस कार्बन को भी काउंट करना, 1, 2 और 3। कितने कार्बन है, 3। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल। ठीक, प्रोपेनल। क्योंकि लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, अल। इसमें क्या कर देते हैं, ऑल। नेक्स्ट है आपके पास कीटोन। कीटोन वाले में जैसे हम बोलेंगे ब्यूटेनॉन, तो यानी कि यहाँ पे जोड़ेंगे क्या हम सफिक्स में, नॉन। अब ये ऐड कैसे रहता है, यहाँ पे देखो इस तरीके से रहेगा, इसके साथ कोई H नहीं है। ठीक। H यहाँ पे होंगे लगे हुए कहीं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ जरा इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो सीधा सीधा बता देना कौन सा है, कीटोन्स। ठीक है। और पढ़ेंगे कैसे, 1, 2, 3। कितने कार्बन है, 3। तो क्या बोलेंगे नाम, प्रोपेनॉन। इसी तरीके से आपके पास अगर COOH लगा हुआ है तो ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसको भी आपने ध्यान रखना। जैसा हमने अभी बोला था ना CH3COOH, तो उसमें पीछे क्या लगा हुआ था, COOH। इसका मतलब वो किस फैमिली का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये आपने ध्यान रखने हैं। ये नोमेनक्लेचर थोड़े टफ है, बट इतने भी टफ नहीं है कि आपको समझना है। ठीक। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। अगर किसी को ये समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताए, तो स्पेशली मैं एक वीडियो इसी पे बना दूंगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए हैं। Importance of carbon compounds. Carbon compounds are integral to life on Earth. They form the basis of organic chemistry and are found in all living organisms, from fuels and plastics to medicines and food carbons. तो ध्यान रखना कि कार्बन कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी हम मेडिसिन बनाते हैं, है ना, उसमें हमारी कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा बायो का चैप्टर। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि जिससे हमको एनर्जी मिले, एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ध्यान रखना आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ध्यान रखना कौन कौन से है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक। इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया। अब ध्यान रखना, ऑटो मतलब जिसमें ऑटोमेटिकली हो जाए। अब जैसे इंसान है, हम लोगों को तो, हम तो दूसरों पे डिपेंडेंट है ना, तो हम तो, हमारे लिए कौन से न्यूट्रिएंट होंगे, ये वाले, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है। ऑटोट्रोपिक प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना जो फूड है वो खुद ही बनाते हैं, हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफाइल इन प्लांट्स कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जो कि उनका क्या होता है, भोजन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट, organisms such as animals, fungi and many bacteria depend on other organisms for food. They consume complex organic substances that are broken down into simpler forms for absorption and use. ठीक। तो हम भी इनमें इंक्लूडेड है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं,
न्यूट्रिएंट हम भी दूसरे चीजों को खा के लेते हैं ना, मतलब अपने आप तो हम बना नहीं सकते पेड़ों की तरह कि भाई फोटोसिंथेसिस ओ हो गया या और ले भाई बन गया, ऐसा तो नहीं होने वाला यहाँ पे। तो हम भी किस में आते हैं, इस वाले में, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेशन। Respiration is the process of breaking down food to the release energy. This energy is necessary for all psychological activities. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन सी होती है, एरोबिक और एनारोबिक। अब एक मतलब एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग न्यूट्रिएंट्स, gases and wastage and from cells within the body. This is essential for maintaining homeostasis and supporting various life process. अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, आपसे ये पूछे जाएंगे, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। जैसे इसने बोला जाइलम, तो जाइलम का काम क्या होता है और फ्लोएम का काम क्या होता है, दोनों ध्यान रखना। तो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि वाटर और मिनरल्स को कौन लेके जाएगा, जाइलम। और फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम होता है फूड का, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम। और वाटर को कौन करता है, और वाटर और मिनरल्स को कौन पहुंचाएगा, ये है जाइलम। तो ये बात ध्यान रखनी है, आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, कि जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम composed of the heart, blood and blood vessels. It transports oxygen, nutrients, hormones and waste throughout the body. ठीक है, एक्सक्रिएशन, ये तो सबको पता ही होगा। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्टेज, यानी कि जो भी वेस्टेज होता है उसको हम सुबह सुबह बाहर निकालते हैं, सबको पता है। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस। ठीक है, किडनीज, लंग्स, स्किन। किडनी क्या करता है, फिल्टर ब्लड टू रिमूव यूरिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूरिया को कौन रिमूव करता है, किडनी। और यूरिया एक्सेस सॉल्ट्स एंड वाटर फॉर्मिंग यूरिन। लंग्स एक्सक्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स का क्या काम है, ये क्या करता है, एक्सक्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एज वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ रेस्पिरेशन। स्किन रिमूव्स वेस्ट लाइक यूरिया एंड सॉल्ट थ्रू स्वेट। ठीक है, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। वैक्यूलस क्या होता है, स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट दैट लेटर गेट एक्सक्रिएट। तो जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैंने कोशिश करी है कि आपको सारे वन बाय वन डिस्कस कर दूं, आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई आपको टॉपिक लगता है कि इस पे दोबारा से समझा दीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए अभी है दिन, है ना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बट इस वीडियो को आपको पहले अच्छे से समझना है। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर। तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा भाई, H2O। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर, 7 होता है। व्हाट डिफाइंस एन एसिड, एसिड कौन होते हैं, 7 से कम वाले। तो 7 से कम वाले, a substance with a pH below 7। what is the periodic table, periodic table क्या है, a chart of all non elements, जितने भी हमारे नॉन एलिमेंट्स है उनका एक चार्ट है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, मेंडलीफ ने बनाई थी भाई। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है,
The number of protons in an atom. Question number 7. What is the difference between a compound and a mixture? Compound और mixture में क्या difference होता है? Compounds have fixed ratio, mixture do not. ठीक है, mixture का fixed ratio होता नहीं है, compound का होता है. What is valency? Valency क्या है? The number of bonds an atom can form. Question number 9. What is a covalent bond? Covalent bond क्या करता है? Sharing करता है ना. तो 9 का option number A. A bond formed by sharing electrons. Question number 10. What is the process of converting a solid directly into a gas called? इसको हम क्या बोलेंगे? Question number 10. Option number A. Sublimation. कि अगर आपके पास क्या हो रहा है, सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में. जैसे कपूर होता है ना. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? अ प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन बाय करंट. व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? अ सब्सटेंस मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम. ठीक. अब कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड. तो सबको पता है ये फोटोसिंथेसिस. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 2. What is the photosynthesis? The process making glucose from sunlight. What is the smallest unit of life? Cell. What is the basic unit of the nervous system? Nervous system की basic unit क्या है? Neuron. Question number 5. Describe the process of digestion in humans. Breaking down food into small molecules. What is osmosis? What is osmosis? Movement of water across semi-permeable membrane. What is the main function of red blood cell? Red blood cell का क्या basic function है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. ध्यान रखना, रेड ब्लड सेल क्या करती है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है. नेक्स्ट, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा है इनमें से? किडनी, अभी हमने पढ़ा था. ठीक. क्वेश्चन नंबर 9. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डबल हेलिक्स. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज अ हैबिटाट? हैबिटाट क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10. तो इसका ऑप्शन नंबर ए. द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफाइल इन प्लांट्स? कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? बताइए. तो ये होता है आपके पास सी, स्किन. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम आपका होता है अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं. ठीक है. हमने पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. साथ में कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स और एग्जाम बेस्ड सवाल भी रिवाइज किए. अगर आपने ध्यान से देखा और नोट्स बनाए हैं तो मानिए ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा. अब बारी है सेल्फ प्रैक्टिस की. रिवाइज करें, सवालों को बार बार दोहराएं और अपने ड्रीम को हकीकत में बदलें. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करें नॉलेज स्प्राउट को. आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. वन दरोगा बनने की तैयारी नॉलेज स्प्राउट के साथ. थैंक यू सो मच.